जय हिंद साथियों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते हैं ना कि जो लोग इसका अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद तारे भी झुककर उन्हें सलाम करते हैं। हरे सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उन इंसानों को, सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उन इंसानों को जो अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम करते हैं। तो इसी शायरी के साथ शुरुआत देते हैं क्लास की, और सभी भाइयों को राम राम आज की। और एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, वेक्टर। बहुत जल्दी जल्दी हम चीज़ों को कवर करते जा रहे होंगे, बहुत स्पीड में हो जाएगा प्रोग्राम, और हर कंसेप्ट को कवर करा रहा हूँ। हर टाइप का सवाल आपको मिलेगा। नंबर सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त, आप इंडिया में जो कंसेप्ट कराए जाते हैं हर वो कंसेप्ट मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा आपको, और हर लेवल का सवाल आपको मिलेगा सर। तो चलिए, आज पार्ट सेकंड है नंबर सिस्टम का। एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। चीज़ों को सिस्टम बेस से पढ़ते चलें आप लोग एक एक करके। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रहेंगे, वो कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। और प्लीज़ अब जहाँ जहाँ देखो पैटर्न बदलता जा रहा है, तो लिखने का काम नहीं बचा है। बस जैसे ही कंप्लीट हुआ स्क्रीनशॉट ले ले, और जैसे ही हम लोग क्लास जैसे 8 बजे होती है तो 7:50 से 10 मिनट में पूरे स्क्रीनशॉट एक बार रिवीजन करके आ जाओ, तो ये पता रहता है कि आज की क्लास में हमने आगे क्या पढ़ना है। तो पहले बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की। तो हम लोग 7th क्लास में या 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा। सेकंड टॉपिक रहता था जहां से हम लोग शुरुआत करते थे। बेटा ध्यान से समझना, ये लिखा है, एक होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्रित संख्या। चीजों को ध्यान से समझना, हर चीज का यूज होगा। बस आप मेरे साथ कंटिन्यूअस बने रहें। सारी चीजों का मैं आज यूज बताऊंगा, किस एग्जाम में कहां पर सवाल आए हुए हैं, कहां से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं बांट के। पहला आपका रहता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 भागों में बांटा, एक रियल नंबर होता है बेटा, एक इमेजिनरी नंबर होता है। हमारे सिलेबस में ये बिल्कुल नहीं है और इसे हमें नहीं पढ़ना है। हम फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, आप लोगों का भी कीमती है। आप लोग नेट चलाते हैं, नेट यूज करते हैं, समय भी देते हैं, और हमारा भी। जो सिलेबस में चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है। कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, आयोटा बोलते हैं आई को, इसका मान होता है √-1। हालांकि सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो इस चीज़ को पढ़ना नहीं है हमें। क्लियर है? तो पढ़ेंगे क्या हमारे सिलेबस में बेटा? रियल नंबर। तो रियल नंबर को फिर से 2 भागों में बांटा इन्होंने। पहला होगा यहाँ पर रियल नंबर को इंटीजर नंबर, दूसरा डेसिमल नंबर, इसे बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक, इसे बोलते हैं दशमलव। तो एक बात समझ में आ गई हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें इमेजिनरी वाले पार्ट को नहीं पढ़ना है, रियल नंबर को पढ़ेंगे। रियल नंबर में 2 सेपरेट पार्ट हैं, एक इंटीजर है और एक डेसिमल है बेटा। अब
इंटीजर से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं, सारी चीजें हैं, कितने कंसेप्ट हैं, वो पूरा डायग्राम हम यहाँ पढ़ेंगे इस ग्राफ में। और डेसिमल से संबंधित जितने भी सारी चीजें हैं, बाइनरी सिस्टम है, डेसिमल नंबर है, जितने भी है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, लास्ट डिजिट है, सारा डेसिमल का सिस्टम है। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे इंटीजर नंबर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? बस आप मेरे साथ कंटिन्यूअस बने रहिए। देखिए, निरंतरता वह चीज होती है बेटा, आप लोग यदि निरंतर हमारे साथ बने हैं तो असंभव चीज को भी संभव बना सकते हैं। तो बस हमारे साथ आप लोग कंटिन्यूअसली बने रहिए और साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मिटा दे इसको। अब शुरुआत करेंगे इंटीजर से जितने भी रिलेटेड सवाल एग्जाम में आए हैं, कितने कंसेप्ट बनते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आइए। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ना, और बेल आइकन साथ साथ में दबा दें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीजर। इंटीजर इसे हिंदी बोलते हैं बेटा पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर को हम लोग बांटते हैं, यहां पर ध्यान से समझना। ए है यहां पर, इसे लिखेंगे यहां पर पॉजिटिव इंटीजर। एक है यहां पर नेगेटिव इंटीजर और ए है जीरो। जीरो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ए है जीरो। तो एक बात तो ग्राफ से बेटा क्लियर हो रही होगी, ध्यान से समझना। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या यहां से आएगा। पॉजिटिव इंटीजर में प्लस के इनफाइनाइट से डॉट 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 प्लस का 3 प्लस 2 प्लस 1, यहां तक की कहानी आएगी बेटा, ठीक है। और नेगेटिव में देखेंगे यहां पर तो माइनस के इनफाइनाइट से माइनस के 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। अब आप लोग गौर कर रहे होंगे कि सर जीरो को कहां लिया है। पूरा जो पंगा होता है, पूरा जो काम है वो जीरो पर ही बेस्ड है। ध्यान से बातों को समझना, एक एक बात को। इससे बेटा ध्यान से समझना, जितने भी पॉजिटिव नंबर यहाँ होते हैं प्लस 1 से इनफाइनाइट तक, इन सब को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो प्लस 1 से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर बनेंगे बेटा, उन सब को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। बात छोटी सी है लेकिन सवाल में बहुत बड़ी यूज होगी। हमें ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर की शुरुआत प्लस 1 से होती है। मैं आपको बताऊंगा सवाल में इसका कहाँ यूज होगा। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनको हम किस नाम से पुकारेंगे बेटा? नेचुरल नंबर के नाम से। क्लियर है? इतनी सी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इतनी सी बात को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और यहां देखेंगे इस ग्राफ में, ध्यान से देखना, जीरो है बेटा, जीरो। जीरो को ना तो मैंने, इस ग्राफ से बात क्लियर हो रही होगी, जीरो को ना तो मैंने पॉजिटिव माना है और ना ही नेगेटिव माना है। तो एक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। लेकिन सवाल पूछा गया है क्या जीरो इंटीजर नंबर है? तो हाँ, जीरो एक पूर्णांक तो है, लेकिन ना तो पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है। इस ग्राफ से क्लियर देख पा रहे होंगे, जीरो बिल्कुल अलग रखा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? सारी बातों को समझ में आ गई?
क्लियर है। चलिए इसके बाद ध्यान से समझना, अगर इस पूरे की बात करूं कंप्लीट मिला के, तो इस कंप्लीट पूरे को बोलते हैं हम होल नंबर। इसमें यदि जीरो और ऐड कर दे तो ये बन जाता है होल नंबर। इसे हिंदी बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो इंटीजर को हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो इंटीजर तो है बेटा, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, नेचुरल। लेकिन नेचुरल के साथ यदि हम जीरो मिला दें, इस कंप्लीट की बात करें जीरो सहित, तो इसका नाम बदलकर हो जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्लियर है? इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो एक बात इस ग्राफ से क्लियर हो गई आपकी कि जीरो किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, ना तो पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। और जीरो यदि इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, होल नंबर। जीरो, एक, दो, तीन, इनफाइनाइट तक संख्या जाएगी तो उसका नाम होगा होल नंबर। क्लियर है? इतनी सी बात। अब बात करें यहाँ पर एक पंगा, फिर से एक सवाल एग्जाम में पूछा गया है हर बार कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होगा। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो ऋण पूर्णांक होता है ना, माइनस में जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही बड़ी संख्या मानी जाती है। फिर से एक बार रिपीट, माइनस में जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही बड़ी संख्या मानी जाती है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, एक। तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक यही है, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर की बात करें, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस का एक होगा। तो क्लियर है इतनी सी बात इस ग्राफ से। तो ये फर्स्ट ग्राफ इंटीजर के 3 ग्राफ बनाना है। तो इसमें से पहला ग्राफ हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में बांटा है। पॉजिटिव को नेचुरल नंबर, जीरो को मिला देंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक होल नंबर, और माइनस का एक सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 2 स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंच गए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं बांटता हूं इंटीजर को। जितने भी इंटीजर से रिलेटेड हैं सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर से इंटीजर यहां मैं लिखता हूं, बस थोड़ा सा मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहें आप लोग। इंटीजर्स को फिर से हम लोग बांटते हैं, ध्यान से समझना। एक साइड मैं लिखता हूं यहां पर इवन सम पूर्णांक, एक लिखता हूं ऑड पूर्णांक, विषम पूर्णांक। क्लियर है बात? तो एक इवन है, एक ऑड है। पंखा फिर से चालू हो गया उसी जीरो का, इतना क्लियर हुआ? पंखा फिर से चालू होगा बेटा उसी जीरो को लेके। अब आप कह रहे होंगे सर जीरो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जीरो सम संख्याओं में आएगा कि विषम में आएगा? समझ रहे हैं ना? पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात कर ले। जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाजित हो, और 2 से विभाजित नहीं होता हो, 2 से विभाजित नहीं होता हो, 2 से विभाजित नंबर सम होंगे, 2 से विभाजित नहीं होगा विषम होंगे। क्लियर है बात इतनी? तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब एक और फिर से बात मुद्दा उठता है कि जीरो सम होगा कि सर विषम होगा। तो तरीके 5 से 6 हैं जीरो को डिफाइन करने के, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही तरीका आपको बताता हूँ। बेटा ध्यान से समझना। 2 आपका क्या है सम, 4 क्या है सम, 6 क्या है सम, डॉट 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 आगे चले जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 2 2 के गैप पर सम संख्या मिलेंगी।
इधर देखेंगे बेटा, ध्यान से समझना, -4, फिर 2 का गैप -2, फिर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। सम संख्याओं में कितने का गैप देखते हैं, 2 का। अब -2 से सीधा +2 तो हो नहीं सकता, बीच में क्या आएगा, 0। इसलिए ध्यान रखना है, 0 जो होता है वो एक सम संख्या होती है। माइनस विषम संख्या में ऐसा नहीं होगा, जैसे 1, 3, 5 ... इधर देखेंगे -5, -3, अब -1, अब 0 नहीं आएगा क्योंकि 2 का गैप आएगा तो +1 आएगा। तो ध्यान रखना है, 0 जो होता है वो एक इवन संख्या में माना जाता है। 0 कहाँ रखा जाता है, सम संख्या में। तो 2 डायग्राम क्लियर हुए कि नहीं हुए? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो ध्यान रखना है, 2 से विभाजित होगा वो इवन नंबर होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा वो आपका ऑड नंबर होगा। तो 2 ग्राफ मैं बनवा चुका हूं इंटीजर के। कुछ चौथे पांचवे की बात है वो लिख देता हूं यहां पर मैं, इसको मिटा दूं। अरे हाँ या ना तो बताते चले, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल भी आगे करने वाले हैं। हर बार यही होता है, हम लोग हर लेवल का सवाल स्टेप बाय स्टेप उठाते चलते हैं कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चा नया हमसे जुड़ा है, बेचारा नेट भी खर्च कर रहा है साथ साथ में, और अगर उसे समझ में ना आए तो फिर पर प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि उसका नेट भी यूज हो रहा है, समय भी हमें दे रहा है। तो हर चीज को बेसिक से लेके चलो तो सबको साथ साथ समझ आए। तो यहां बेटा अगर हम लोग बात करें इवन में प्लस माइनस इवन करो तो हमेशा इवन ही आएगा बेटा। क्या आएगा, इवन मतलब सम संख्या यहां लो और सम संख्या ही जोड़ो। जैसे सम संख्या कोई सी भी ले लो, 4 ले लो, कोई भी सम संख्या ले लो, जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा, घटाएंगे तब भी सम संख्या आएगा। तो इवन प्लस माइनस इवन करने पर हमेशा इवन आता है, और ऑड प्लस माइनस इवन करने पर हमेशा ऑड आएगा, विषम संख्या आएगी। कोई भी देख लो, ऑड नंबर ले लो, कोई भी लो, इवन नंबर ले लो 2, प्लस करो 9 और 2 11 ऑड आएगा, घटाएंगे तो 7 ऑड आएगा। एक और बात, ऑड प्लस माइनस ऑड, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमेशा इवन आएगा। क्या आएगा, इवन। तो आप लोग और से देखेंगे, सेम जाति में, सेम जाति का मतलब या तो दोनों संख्याएं सम हो, चाहे घटाओ चाहे माइनस, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, या दोनों संख्याएं विषम हो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, दोनों के केसेस में क्या बनता है, सम। लेकिन अपोजिट जाति कई है ना बेटा, तो उसमें चाहे घटाओगे चाहे जोड़ो ऑड संख्या निकलेगी। तो इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें साथ में। क्लियर है इतनी सी बात? सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। तो जीरो के बारे में कितनी बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना है, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। जीरो एक सम पूर्णांक है। कभी कभी पूछ लेता है जीरो कैसा है, तो जीरो एक सम पूर्णांक है, विषम नहीं, सम पूर्णांक। क्लियर है इतनी सी बात? बना ले आप लोग। तो 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूं आपके इंटीजर के। पहला पढ़ाया था पॉजिटिव नेगेटिव बेटा, दूसरा पढ़ाया था सम और विषम। तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट इंटीजर। 3 पार्ट हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। इसका सवाल हर एक चीज का यूज होगा। आप कहेंगे सर ये कहाँ यूज होगा, तो मैं बता दूं हर जगह इनका यूज होगा। मैं आपको सवालों में हर जगह आपको बताता चलूंगा। इंटीजर को फिर से हम लोग बांट रहे हैं। यहां पर लिखता हूं कंपोजिट नंबर, इसे बोलते हैं भाज्य। ये होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य। कल की सीरीज में हम लोगों ने अभाज्य अच्छे से पढ़ा था, और यहां लिखेंगे 1। तो सबसे पहले कंपोजिट की बात करें बेटा, भाज्य की। तो भाज्य की डेफिनेशन की बात करें, ध्यान से सुनेंगे। जिस
जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हों, जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हों। तो 2 से ज्यादा फैक्टर जिस संख्या के बनते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। एक को इस ग्राफ में देख रहे होंगे, ना तो कंपोजिट में रखा गया है ना ही प्राइम में रखा गया है। इसका मतलब इस ग्राफ से क्लियर हो गया कि एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो कंपोजिट क्या बोलता है, जिस संख्या में 2 से ज्यादा जिस संख्या को 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हों, जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हों, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कंपोजिट। जैसे इसको मिटा देता हूं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे ये लिखा है बेटा, क्या 1 में 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे? 1 का तो 1 ही बनेगा। क्या 2 में बनेंगे? नहीं। क्या 3 में बनेंगे? नहीं। क्या 4 में बनेंगे? बिल्कुल सर। तो इनका कोई काम नहीं है। तो यहां पर देख रहे हूं कि 4 में 2 से ज्यादा कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से और एक 4 से। तो मोर देन 2 फैक्टर, जिस संख्या के मोर देन 2 फैक्टर हो वो भाज्य संख्या होती है। तो 2 सवाल यहां से बने हैं, ध्यान से सुनना, दोनों ही गहरी बात है। पहला पूछा गया है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा बेटा 4, सबसे छोटा भाज्य नंबर होगा 4। और दूसरा ऑड स्मॉलेस्ट नंबर होगा बेटा 9। कितना होगा? 9। मतलब सबसे छोटा विषम भाज्य नंबर, सबसे छोटा विषम भाज्य नंबर 9 होगा। 5 हो नहीं सकता, 5 के 2 ही फैक्टर बनते हैं। 6 आपका सम है, 7 हो नहीं सकता क्योंकि अभाज्य है। 8 हो नहीं सकता, सम है। तो सबसे छोटा विषम अभाज्य होगा 9 और सबसे छोटा भाज्य होगा 4। दोनों ही पूछे गए हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो आंसर टिक करना है बेटा 9। क्लियर हुई इतनी सी बात? प्राइम नंबर के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके थे कल, याद है कि नहीं? मैंने बताया था प्राइम नंबर में जिसके 2 फैक्टर बनते हों। कितने फैक्टर बनते हों? 2 फैक्टर बनते हों और दोनों अलग अलग हों। दोनों क्या हो बेटा? अलग अलग हों। 2 फैक्टर बनते हों, दोनों अलग अलग हों। यहां पर आज कोई डिस्कस इस पर नहीं होगा क्योंकि पिछली वीडियो में इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है इतनी सी बात? मिटा दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ग्राफ से अच्छे से एक एक बात को क्लियर करते चलना साहब। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ बच्चों को इसमें डाउट आएगा कि सर इसका यूज कहां करना है। अरे भाई पहले यहां सेट तो करो, माइंड में सेट तो करो, तब तो यूज होगा। अगर आप सेट ही नहीं करेंगे तो यूज कहां से होगा? मोबाइल अगर हम लोग खरीद के लेके आ रहे हैं तो मोबाइल लेने से पहले क्या उसका यूज देखते? पहले हाथ में तो आए तब तो हम लोग यूज करना सीखेंगे। पहले गाड़ी हाथ में आएगी कि पहले आप लोग ड्राइविंग सीख जाओगे साहब? तो पहले गाड़ी हाथ में आएगी तभी तो ड्राइविंग सीखेंगे। पहले इसका माइंड में सेट तो करो, फिर बताते इनका यूज कहां करना है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे प्राइम नंबर। कंप्लीट। अभाज्य संख्या, दूसरा पॉइंट होता है इसी का को प्राइम नंबर बेटा, जिसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। तो ध्यान से सुनना बेटा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं?
जो संख्याएं आपस में भाग ना दे, एक बार फिर से रिपीट, जो संख्याएं आपस में भाग ना दे या जिसका एचसीएफ एक होता है, जब भाग नहीं जाएगा आपस में तो उनका एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। जैसे यहां पर लिखता हूं 7 और 9। अब आप कहोगे सर प्राइम मतलब तो अभाज्य होता है, लेकिन ये तो भाज्य नंबर है। तो भाई मैंने बोला कि ये आपस में भाग नहीं देना चाहिए, आपस में किसी भी संख्या से ना कटे, वो आपका को प्राइम होगा, अर्थात इनका एचसीएफ एक होता हो, चाहे इसमें एक प्राइम नंबर हो या एक भी ना हो, बस देखना क्या है, ये आपस में भाग ना दे। क्लियर है बात? इतने से समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे एक और देख लो एग्जाम्पल, लिखा है 13 और 14। आपको दिख रहा है कि 14 ना तो आपका अभाज्य है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या बोलेंगे, इनको सह अभाज्य बोलेंगे। सह अभाज्य का मतलब है 7 वाला नंबर, 7 वाला नंबर या 7 वाली संख्या ना कटे, ना विभाजित हो, 7 वाली संख्या अभाज्य मतलब ना कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं। एक और होता है को प्राइम के बाद, इसे हिंदी में हाँ लिखा रहने देते, स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। तीसरा पार्ट, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इसे हिंदी बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या, स्टार लगा लेना, काफी बार एग्जाम आया हुआ है। युग्म अभाज्य संख्या, बस सवालों पर लेके चलना है अब। तो ध्यान से सुनना, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या है बेटा, वो चीजें समझना आप लोग। दोनों ही संख्याएं आपकी अभाज्य हों, इसमें कंडीशन है दोनों ही संख्याएं अभाज्य हों और उनके बीच 2 का गैप हो। 1 2 कितने का गैप हो, 2 का गैप हो, और दोनों ही संख्याएं कैसी हों, अभाज्य हों। या अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच 2 का गैप हो। अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच कितने का गैप हो, 2 का गैप हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 बेटा, दोनों अभाज्य संख्या हैं, बीच में कितने का गैप, 2 का, मतलब गैप कितने को होना चाहिए, 2 का। क्लियर है? ऐसे यहां पर देखेंगे 11 और 13, दोनों अभाज्य हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक अपन लोग लिख दो 13 और एक लिख दो 15, तो ये आपका ट्विन प्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभाज्य है लेकिन ये आपका अभाज्य नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है, ऐसा जोड़ा, ऐसे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच गैप कितना होना चाहिए बेटा, 2 का। तो ट्विन प्राइम का मतलब दोनों संख्या ही अभाज्य होना चाहिए और बीच में गैप भी 2 का होना चाहिए। बात क्लियर हुई कि नहीं? अरे हाँ या ना? स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो प्राइम नंबर कल हम लोग पढ़ चुके हैं। को प्राइम नंबर मतलब आपस में भाग ना दे, और ट्विन प्राइम मतलब बीच में गैप कितने का होना चाहिए, 2 का। बना लें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक और संख्या होती है यहां पर छोटी सी, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर इसे बोलते हैं परिपूर्ण या पूर्ण संख्या। परिपूर्ण या पूर्ण संख्या। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। कॉम्प्लेक्स को 2 भागों में बांटा, एक रियल था बेटा, एक इमेजिनरी था। इमेजिनरी अपने सिलेबस में नहीं था, रियल को फिर से 2 पार्ट में बांटा हमने, एक था इंटीजर, एक डेसिमल। डेसिमल पूरा पार्ट अभी हमने हटा दिया। इंटीजर की पूरी कहानी पढ़ रहे थे। इंटीजर को हमने 3 भाग में सेपरेट बांटा। पहला बांटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दूसरा सम और विषम, तीसरा बांटा भाज्य और अभाज्य। क्लियर है बात? इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने प्राइम नंबर के बाद में को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इसके बाद परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन समझते हैं ध्यान से।
ये डेफिनेशन बहुत आसान है परफेक्ट नंबर की। इसे परिपूर्ण या पूर्ण बोलते हैं जिस संख्या के गुणनखंड संख्या के बराबर हो आखिरी फैक्टर को छोड़कर, आखिरी गुणनखंड को छोड़कर जिस संख्या के गुणनखंड संख्या के बराबर हो, स्वयं संख्या वाले, या आखिरी गुणनखंड बोल सकते हैं, या संख्या का जो गुणनखंड होगा स्वयं संख्या को छोड़कर। यहाँ स्वयं संख्या को छोड़कर भी लिख सकते हैं, जैसे 6 हुआ बेटा। 6 किस किस संख्या से कट जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। स्वयं संख्या वाले को छोड़कर बाकी का जो योग है ना बेटा, इसका योग कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 3 2 5 और 1 6। तो ये आपका क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। जैसे एक और लिख कर देता हूँ यहाँ पर 28। 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। इसको छोड़ के बाकी का जो योग बनेगा वो कितना बनना चाहिए बेटा? 28। तो ध्यान रखना है, सारी बातों को भूल नहीं जाना है। तो परिपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या का मतलब है उस संख्या के हम लोग गुणनखंड बनाएंगे, स्वयं संख्या वाले गुणनखंड को छोड़कर बाकी सबका जोड़ यदि संख्या के बराबर आ जाए तो आपका एक परिपूर्ण संख्या होगा। क्लियर है इतनी सी बात? समझ आई कि नहीं? हरे हाँ या ना? क्लियर है? एक बात यहां से लिखना है आपको साथ साथ में। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है ओके। देखिए ध्यान से, यहां से एक सवाल बनता है कि स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, तो आंसर लिखना है 6। सबसे छोटा पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या वाला जो बनेगा वो बनेगा 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन अच्छे से सेट हो गई होगी। मतलब जो संख्या है उसके फैक्टर करना है, स्वयं संख्या को छोड़कर बाकी की रिमेनिंग फैक्टर का योग यदि संख्या के बराबर है तो आपका एक परिपूर्ण संख्या होगी। क्लियर हुई इतनी सी बात? तो सारी बातें समझ में आ गई होगी, सारी बात समझ में आ गई। अब इन पर हम लोग पहले सवाल देख लेते हैं कि कौन सा सवाल किस एग्जाम में कब आए हुए हैं। तो अब अच्छे से तैयार हो जाइए, हर सवाल को समझते चलेंगे साथ साथ। इतनी सी कहानी मैंने जरूर आपको बताई है, मुझे पता है आप लोगों को बोरियत लगा होगा, लेकिन इस कहानी का यूज कितना है अब समझते चलते हैं। पहला सवाल है आपका रेलवे में आया हुआ है और ये है 26/11/2018 में। 26/11/2018 थर्ड शिफ्ट का पेपर है, रेलवे का सवाल है। बहुत छोटा सा सवाल है। आज का पहला सवाल, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं? पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहली 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो एक बात आप ध्यान से सुनना, पहली प्राकृत संख्या कहां से शुरुआत होती है? 1 से। मतलब पहले फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे? तो सभी का आंसर आ जाएगा उम्मीद करता हूं। और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा 25। कितना बनेगा? 25। पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है? तो आंसर याद करके जाना है 25। अब कैसे हमें याद है ये भी आप पूछोगे, सर आपने तो बता दी, हम भूल गए तो एग्जाम में कि 25 ही होगा, कल को 26 लगाया है। तो इसे याद कैसे करना है मेरे साथ साथ ध्यान से सुनना। पहले लिखेंगे बेटा 44। कितना लिखेंगे? 44। अब 44 का आधा 22। 44 का आधा 22। फिर लिखेंगे 32।
फिर 32 का उल्टा 23। पहले 44 मेरे साथ साथ बोलते चले, याद तभी होगा। 44 का आधा 22, फिर 32, 32 का उल्टा 23, 2 को इधर 3 को इधर, और लास्ट में 21। लास्ट में कितना? 21। 44 पहले बड़ा नंबर, फिर इसका आधा 22, फिर बड़ा नंबर 32, फिर इसका उल्टा 23, 32 का उल्टा 23, लास्ट में 21। एक बार और फिर से 44, फिर 44 का हाफ 22, फिर 32, 32 का उल्टा 23, आखिरी में 21। याद हुआ कि नहीं? हरे हाँ या ना? तो इसे याद रखना है। ये है पूरा मैजिक सर। अब आप कहोगे सर आपने 100 में कैसे बता दिया? भाई ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आप सभी नंबर को यदि जोड़ेंगे तो 25 ही होगा। 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19, 19 3 22, तो 24 और 1 25। तो 44, 22, 32, 23, 21, ये हमें अच्छे से याद रखना है। 4 बार इसका रिवीजन करना है। पहले 100 प्राकृत संख्या में कितने अभाज्य हैं? 25 है। क्लियर हुई कि नहीं बात? इतनी सी है। कल को ये दे दिया उसने दूसरा सवाल कि पहले 50 प्राकृत संख्या में कितने अभाज्य हैं? पहले 50 में, तो पहले 50 में तो इसको हटा दो, यहां से पहले 50, 10, 20, 30, 40, 50, तो इसके बाद इसको नहीं लिखेंगे, इसका मतलब नहीं है। 4 और 4 8, तो 10, तो 12 और 3 15, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 15। क्लियर है? तो याद रखना है 44 का आधा 22, फिर 32 का उल्टा 23, आखिरी में 21। तो तीसरे नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं हर एक सवाल, हर शिफ्ट का सवाल मैं लेके आ रहा हूं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ये है 4/12/2018 सेकंड शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है पहला 153, दूसरा है 143, तीसरा है 133, चौथा है 163। 163 नहीं दिख रहा है क्या? 163। तो अब मुझे एक बात बताओ, अभाज्य का मतलब होता है किसी भी संख्या से भाग ना जाए, जबकि ये तो 17 से कटता है। कितने से? 17 में 153 होता है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं होगा। 43 आपका 11 से कटता है, 11 कम 11, 11 3 33, तो ये भी नहीं होगा। 19 से कटता है। जब 3 नंबर हमें कटने वाले मिल गए तो आखिरी का जो बचा 163, वही आपका क्या होगा? अभाज्य होगा। और छोटा सवाल है लेकिन सीरीज को बढ़ाता चल रहा हूं धीरे धीरे, बिल्कुल आसान से सवालों से। क्लियर है बात? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 50 से, सभी बच्चों को कमेंट मान से देना है 50 से, हर एक बच्चे का आंसर 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के मध्य, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं? 2013 का है 28/3/2016। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सभी बच्चे का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, हर बच्चे का आंसर सर। और समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। क्लियर हो रही हैं बातें? मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि डेली का एक कंसेप्ट खत्म किया जाए। पार्ट 1 हम लोगों ने कल फैक्टर खत्म कर दिया, आज सिंप्लीफिकेशन पूरा खत्म करके जाएंगे।
तो 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? मैंने आपसे कहा था, यदि आपको कोड याद है, मैंने कोड क्या लिखवाया था? 44। फिर क्या लिखाया था? बोलो मेरे साथ साथ सभी। 44 का आधा 22, फिर क्या लिखेंगे? 32, 32 का उल्टा 23, आखिरी में 21। 50 से चाहिए ना, तो 10 खत्म करो, 20, 30, 40, 50। इतनी सी संख्या तो हमें लिखना ही नहीं है 50 से 100 के मध्य। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10। अगर ये याद है ना तो काफी हेल्प करेगा, इसलिए बोला कि मैंने 4 बार कम से कम इसे पढ़ लो। 44 का आधा 22, 32 का उल्टा 23, आखिरी में 21। क्लियर हुई बात? समझ आ गया? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30/4/2016। ये सभी सवाल एग्जाम आए हुए हैं। ये जो एग्जाम है अगला 30/4/2016 फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत आया हुआ था रेलवे का। सवाल है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? बोलिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? क्लियर है? जो मैं सेंस बताता चल रहा हूं, हर सवाल क्लियर होता चल रहा है कि नहीं? तो अब मुझे एक बात बताओ यार, सबसे बड़ी कितने अंक की? 2 अंक की। तो 2 अंक की सबसे बड़ी नंबर क्या है? 99। 99 तो 11 से भाग जाता है, 98 में तो 2 से भाग जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 2 अंकों की 97। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, आप कहोगे 10 में तो भाग जाता है, 11 होगी। और इसको घटा दें तो आंसर आएगा 86। कितना आएगा? 86। कितने छोटे छोटे सवाल आए हुए थे। बस सेंस अगर मजबूत है ना, माइंड यदि पॉजिटिव है, तो हम हर सवाल का आंसर बना सकते हैं। क्लियर हुई इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 50 और 80 के बीच, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करें। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये सवाल आपका। तो एक बात ध्यान से सुने बेटा, अगर मैं आपसे योग ना पूछ के संख्या पूछता, क्या पूछता? संख्या। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो क्या हमारे पास कोड नहीं था? कोड क्या था? अगर मैं संख्याएं पूछता तो कोड था आपके पास 44, 22, 32 का उल्टा 23, आखिरी में कितना होता है? 21। 50 और 80 के बीच में तो 1 2 3 4 5 कट गया, इधर से 1 2 कट गया। तो कितनी संख्याएं बनती केवल बेटा? 3 2 5 और 2 7। तो आंसर कितना हो जाता? 7। ये तब होता जब हमसे योग ना पूछ के, हमसे योग पूछा है, इसी योग को ना पूछ के अगर हमसे वो पूछता संख्या। लेकिन योग निकालना है बेटा, तो योग निकालना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे? 50 और 80 के बीच में कितनी संख्याएं बनेंगी? 50 और 80 के बीच में कितनी संख्याएं बनेंगी? पहली 53, 59, इधर से लिखेंगे 53,
59, 61, 67, 71, 73, 79, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कह रहे होंगे सर ये आपको याद है कि आपने रट्टा मारा है? भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक कंसेप्ट होता है इन संख्याओं को चेक करने का, इन संख्याओं को लाने का, इसका फॉर्मेट होता है। हाँ बिल्कुल, इस अभाज्य संख्याओं को चेक करने का एक फॉर्मेट होता है 6k ±1। मैंने इस फॉर्मेट का यूज करके संख्याएं बनाई हैं। 6k +1 मतलब 6 के गुणांक से एक कम या एक ज्यादा आपका अभाज्य होगा। जैसे मैंने 6 का 8 से किया तो 6 8 48 और 1 49, मतलब हमें चाहिए 85। तो 6 के बाद 9 का 6 9 54, 54 और 1 55। 55 तो कटता है तो मैंने नहीं लिखा। 6 9 54 में से एक कम करेंगे 53, तो 53 नहीं कटा, 53 लिख दिया। ऐसे ही 6 दाई 60 और 1 61, क्लियर है। और 6 दाई 60 में से एक कम करेंगे 59, ना तो 59 कटता है और ना ही 61 कटता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचान करेंगे, तो 6k ±1 से या तो 6 के गुणांक से एक कम होगी संख्या या 6 के गुणांक से एक अधिक होगी। कंफर्म है ये सारी चीजें देख लो, या तो संख्या एक कम रह रही होगी या फिर एक ज्यादा होगी। देखो 6 दाई 60, 6 9 54 एक कम है, 6 दाई 60 एक कम है, 6 दाई 60 एक ज्यादा है। या तो एक कम या तो एक ज्यादा। 6 एकम 6, 6 एकम 6 एक ज्यादा है, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 एक कम है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 एक ज्यादा है, 6 एकम 6, 6 3 18 एक ज्यादा है। हमेशा अभाज्य संख्या जो होंगी 6 के गुणांक से या तो एक अधिक होगी या एक कम होगी। यही है इसके, बस इन्हें जोड़ेंगे तो इसके ऑप्शन लिखे थे बेटा, मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन थे इसके, पहला ऑप्शन था इसका 12 15 13 14, नहीं सॉरी माफी चाहते हैं। इसके ऑप्शन है 392, 340, 463, 456, 392 दिख रहा है। चलिए, तो ये हैं आपके ऑप्शन बेटा। तो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट का हेल्प लेना है। 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 का आखिरी में कितना आ गया बेटा 3, तो आंसर क्या होगा 463। तो लास्ट डिजिट ले लेंगे और आंसर आ जाएगा जोड़ के 463। क्लियर है बात? तो प्लीज ध्यान रखना है 6k ±1, ये याद रखना है। जो सेंस हम लोग आपके माइंड में बिठा रहे हैं वो हर जगह काम आएगा सर। तो कभी भी अभाज्य संख्याएं पहचान करना, सीधा भाग दो 6 से। 6 से या तो एक ज्यादा रहेगा या एक कम रहेगा, वही आपकी अभाज्य संख्या है। क्लियर है बात इतनी सी? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, अगर मजा आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों तक पहुंचाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म का सभी लोग फायदा ले पाए। अगला सर, नेक्स्ट सवाल, आपका अगला सवाल है, छोटा सा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ। निम्न में से कौन सा एक विषम भाज्य है? निम्न में से कौन सा एक विषम भाज्य है? निम्न में से कौन सा विषम भाज्य है? निम्न में से कौन सा विषम भाज्य है? ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? ऑप्शन है पहला 12 15 13 14, 12 15 13 14। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, जिन्होंने पढ़ा है अभी अभी तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तब भी। विषम पूछा है, क्या ये विषम नंबर है? ना। क्या ये विषम नंबर है? ना। अब क्या पूछा है? भाज्य।
हम सबको पता है 13 कैसा होता है बेटा, अभाज्य, तो इसका मतलब ये भी भाज्य नहीं हो सकता, क्या बचा केवल 15। ये दोनों सम थे, ये कैसा है, अभाज्य, हमसे क्या पूछा है, भाज्य। क्लियर है बात, तो आंसर कितना होगा 15। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा भाज्य है। छोटे छोटे सवाल एग्जाम आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा भाज्य है, अभाज्य है। पहला ऑप्शन है 30 25 49 20, 30 25 49 20। दूसरा ऑप्शन है 348 296। तीसरा ऑप्शन है 144 213। चौथा ऑप्शन है 59 97। निम्न में से कौन सा जोड़ा अभाज्य है। तो प्लीज ये बता बेटा, ये नंबर जो आखिरी डिजिट देख रहे हैं, लास्ट डिजिट पे 0 और 5, ये दोनों संख्याएं 5 से कटती हैं कि नहीं, तो इसका मतलब ये तो अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 5 इसमें भी भाग जाएगा, 5 इसमें भी देखेंगे आखिरी डिजिट 8 और 6 है, तो 8 भी कटता है और 6 भी कटता है, 2 से 8 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं होगा। इधर देखेंगे, इधर बेटा 4 और 4 8 और 1 9, 3 और 3 6। आप लोग अंकों का योग यदि करें, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा हो, तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से, इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं है, केवल एक बचता है अभाज्य, 59 और 97। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट लेते चले साथ साथ। बात क्लियर हो पा रही है ना, थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा हूं आज मैं। अगला सवाल है, मिटा दे इसको, चलिए अगला सवाल लिखेंगे, इनमें से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है, पहला ऑप्शन 41 43, दूसरा ऑप्शन 161 163, तीसरा ऑप्शन आपका है 101 103। अगला ऑप्शन आपका है 191 193। तो इसमें नहीं, जोड़ा युग्म का मतलब समझ रहे हो ना, जोड़ा युग्म का मतलब है ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम नंबर नहीं वाला देखना है, मतलब 3 तो इसमें से ट्विन प्राइम नंबर होंगे, लेकिन एक नहीं होगा, वही पहचान करना है। 3 तो इसमें रहे होंगे, लेकिन एक जो नहीं है उसकी पहचान करो। तो ये देखेंगे हर जगह 2 का गैप तो सभी जगह है, बड़ी चालाकी का गेम इसने खेला है बेटा, हर जगह उसने 2 का गैप दिया है। लेकिन गौर से देखिए 161 जो नंबर है ये आपका 7 से कटता है, 7 दूनी 14 7 3, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर कटेगा, ट्विन प्राइम की डेफिनेशन क्या पड़ती, दोनों ही नंबर कैसे होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, जबकि 161 अभाज्य नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है बात। एक और सवाल लिखते हैं, छोटा सा सवाल। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। कौन सा जोड़ा ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। पहला ऑप्शन है
पहला छोटे छोटे ऑप्शन है 71, 73। दूसरा ऑप्शन है 3, 7। तीसरा ऑप्शन है 37, 41। चौथा ऑप्शन है 43, 47। तो सभी बच्चों का कमेंट में आंसर चाहिए प्लीज। सभी लोग जल्दी जल्दी बनाएं इस सवाल को। काफी फास्ट मैंने इसे खत्म किया है। उम्मीद करता हूँ बातें समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। हर चीज को अच्छे से पढ़ते जाएंगे ना, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। हर एक सवाल को मैं ले आया, इसलिए कहता हूँ डाटा अगर यहाँ सेट है ना तो वो यहाँ के अंदर भी आ सकता है। तो पहले हमारे पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए। अब पढ़ाई का पैटर्न बदल गया है बेटा। पहले पढ़ाई कैसे होती थी, भाई लिखो रेस्ट। अब पढ़ाई बिल्कुल चेंज है, स्क्रीनशॉट का वक्त आ गया। लो स्क्रीनशॉट्स आप अपना जैसे कल लेक्चर स्टार्ट होना उसे 10 मिनट पहले देख के आ जाओ। क्या आंसर बनेगा इसका बेटा? अब की बार ट्विन प्राइम नंबर देखना है। 3 इसमें से ऐसे होंगे जो ट्विन प्राइम की पहली कंडीशन गैप कितने का होना चाहिए? 2 का। क्या गैप 2 का है? नो। क्या गैप 2 का है? नो। क्या गैप 2 का है? नो। एक ही बचता है 71, 73। क्लियर है बात? समझ पा रहे हैं कि नहीं? हरे हाँ या ना? समझ में आ गया बात? क्लियर हुई सभी बातें? तो ये कहानी थी पार्ट 2 की नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन का। मैंने अब डेसिमल पार्ट बचा हुआ है, उसे कल खत्म करेंगे हम लोग। बाइनरी से स्टार्ट करेंगे। बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, है ना। रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम, लास्ट सारी चीजें हम लोग एक एक करके कवर करते चल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज आप लोग जाते जाते वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर, FB ग्रुप पर, जहां भी आप लोग आपके फ्रेंड सर्कल हो सभी तक वीडियो पहुंचाएं। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आप लोगों को एक डाउट की शीट भेजी गई थी, तो उसमें कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हैं। तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आर्टिकल में। पहला एक बच्चे को डाउट है, सी नीड्स ईयर टू प्रिपेयर, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन। आगे है वो मैंने लिखा नहीं, उतनी जरूरत नहीं है। तो अब ईयर के आगे ए आएगा या फिर एन आएगा, ठीक है भाई। कई सारे बच्चों का ये मानना होगा कि सर ईयर जो है ना वो ऐसे होगा, ईयर, ठीक है, जबकि ये गलत है। ईयर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ये नहीं है, ईयर का प्रोनाउंसिएशन ये है। और इसको आप ना नोट कर लेना, एग्जाम में आता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये प्रोनाउंसिएशन ईयर का हिंदी में लिखा जाएगा, वो एक्चुअली ना, देखो मैं आपको बता देता हूं, आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनना। ये जो है ना, ये ईयर होता है, ईयर, ईयर नहीं, या वाला है, ईयर होता है, ई नहीं होता है। ई तो ये होता है, ये ई, वाई इसके लिए यूज होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई वर्ड वाई से स्टार्ट हो तो वैसे भी उसमें नहीं आ सकता। ये वाई और ई, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पे या ही लगाना पड़ेगा आपको, चाहे बाद में ई आया हो तो आपको ई का साउंड लग रहा हो। अब अगर या आया है तो ये स्वर है या व्यंजन है? तो आप बोलोगे सर ये तो व्यंजन है, तो ए लगा दो, मतलब यहां पे ए आ जाएगा। सी नीड्स अ ईयर, ठीक है, ईयर नहीं ईयर, ठीक है। वो ज्यादा पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन आप वाई से ना या पे आओ, सीधी सी बात, ठीक है, ओके। और वाई कहीं पे भी आएगा ना, कहीं पे भी आपको कोई वर्ड मिल जाए जिसमें वाई ई लिखा हो, वाई आई लिखा हो, तो आप ना उसको ए ही लगाना, क्योंकि वाई से या ही शुरू करना पड़ेगा आपको हिंदी में, ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे। और अच्छी बात है मैंने इसको सीधा सीट में डाला था, ठीक है, जिससे आपको अब याद रहेगा ये वर्ड। नेक्स्ट है, महिमा विजिटेड, ठीक है, ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू केरला, ठीक है, ऐसे था। अब विजिटेड के आगे ये जो वर्ड है, इसके इधर पे हमें वो लगाना है आर्टिकल, ए आएगा या फिर एन आएगा। तो अगर आप
इस वर्ड की बात करो तो इसको जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ये होता है आई लैंड। इसमें एस साइलेंट रहता है पहली चीज। तो ये क्या होता है? आईलैंड। कई लोग इसको आइसलैंड पढ़ते हैं, नहीं, आइसलैंड तो ये होता है, आइसलैंड ये होता है, आइसलैंड। ठीक है भाई, ये आइलैंड होता है। आइलैंड का मतलब सिंपल द्वीप, और आइसलैंड का मतलब ऐसा द्वीप जो मतलब जिस पे बर्फ, ठीक है, ऊपर से बर्फी बर्फ पड़ी हुई हो। तो अगर आप आइलैंड की बात करोगे तो आ रहा है ना, तो ए लगाना, एन लगाना, एन, सॉरी एन, क्योंकि ये स्वर है तो एन आएगा। महिमा विजिटेड एन आइलैंड ड्यूरिंग अवर ट्रिप टू केरला। नेक्स्ट, बस ये जो मैंने जो शीट है ना आपको ना पहले एक शीट भेजी थी, तो उसमें काफी सारी एरर थी, क्योंकि क्या है कोरोना चल रहा है तो टाइपिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, टाइपिस्ट नहीं मिल रहे हैं। तो जो बाद में मैंने शीट भेजी थी उसमें जनरली कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, बस उसमें एक ही गलती यह है कि जो ओ क्वेश्चन है ना उसका आंसर गलत दिया हुआ है। वाट अगली मैन ही इज, क्या गंदा आदमी है, क्या गंदा आदमी है। देखो ये सब्जेक्ट है, यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, इसीलिए इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटरजेक्शन है। ये इंटेरोगेटिव नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज हुई है, ठीक है। तो फोन अटेंड कर लो। तो व्हाट अगली मैन ही इज, तो यहां पे ना ये अगली में क्या होगा, UGLY, यहां पे अगली, ठीक है भैया। तो आ रहा है ना, तो व्हाट एन अगली मैन, इसमें आंसर ए दिया होगा। बाकी कोई मिस्टेक नहीं है जो दोबारा सीट भेजी गई, केवल इसको छोड़ के, तो इसका करेक्ट कर लेना, इसमें ए नहीं एन होगा। अब देखो नेक्स्ट, आई सा थीफ, फिर यहां पे प्रोलिंग ओवर द वॉल, ओवर भी लगाना पड़ेगा वहां पे प्रेपोजिशन में। तो प्रोलिंग ओवर द वॉल, मैंने एक चोर देखा, फिर यहां पे लास्ट नाइट भी लगा सकते हैं। कल रात मैंने एक चोर को देखा जो चुपके से चहलकदमी करते हुए दीवाल के सहारे चढ़ रहा था। अगर कोई दीवाल फांदता है या फिर दीवाल पे चढ़ के चुपके से पीछे से आता है ना, तो उसको प्रोलिंग बोलते हैं, PROW है, कि किसी यहाँ पे कहीं चुपके आना, ठीक है, सतर्कता से आना। जैसे हमारे आर्मी वाले जब एम्बुश करते हैं ना, एम्बुश का मतलब धावा बोलना, तो वो चुपके से जाते हैं। तो सतर्कता से जाना, एकदम धीमे से, बिना शोर शराबा के। अब चोर है तो चोर ऐसे हल्ला गुल्ला बारात वारात लेके तो आएगा नहीं, बाजे बाजे के चोरी करने जा रहे हैं, चुपके से आएगा। तो वहां पे प्रोलिंग वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आई सा, अब आपने इसको ना प्रोनाउंसिएट करोगे तो थीफ आएगा, थीफ, ठीक है भाई, थीफ। तो ये था है, अब ये स्वर है या व्यंजन, तो क्या है, ये व्यंजन है, तो इसमें ए आएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्रोलिंग ओवर द वॉल। अब कई सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, सर ये प्रोलिंग ओवर द वॉल ये तो थीफ के लिए यूज हुआ है, आप दी यूज करो, दी या दा। तो बेटा मैं प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं, या तो मैं सीधा बोल दूं नदियों के आगे दा आता है, पहाड़ों के आगे दा आता है, रंगों के आगे दा नहीं आता है, इनके आगे दा आता है, इनके आगे नहीं आता है। आपको अगर सही सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, और जो अभी रूल में आखिरी में क्या है, रूल ही रूल बताऊंगा, लेकिन उसमें कम से कम आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ते जाओ, मैं सब चीजें आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे देखो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको। तो ये आपके डाउट हो गए, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे सारे। देखो भाई, स्टार्टिंग के ही लेक्चर में मैंने आपको ये बोल दिया था कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है ना आपको, कि आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और किसी भी शब्द के आगे नहीं आएगा, केवल नाउन के आगे आएगा। क्लियर? ओके। जैसे मैं बोलूं ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, और ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इनमें से कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है पहली क्लास काफी सारे लोगों ने की होगी, तो वो कहेंगे सर अगर आर्टिकल लगाया है तो नाउन लाओ, चाहे यहां लाओ चाहे बाद में लाओ। अब यहां पे आप देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो यहां पे इस नाउन के लिए मैन यूज हुआ है, सॉरी ये आर्टिकल ये मैन के लिए यूज है, तो ये तो सही है।
लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखो तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं यूज होता। ऊपर वाला आपका गलत है, तो ही इज ऑनेस्ट सही है। तो आपको क्या समझ में आ गया? आपको यह समझ में आया था पहली क्लास में कि भाई नाउन के आगे आर्टिकल आता है, नाउन जरूरी है। मतलब कहने का मतलब, अब जैसे आप सेकंड केस देखो ये, तो इसमें नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है ना। लेकिन कम से कम नाउन है तो ना आखिरी में, तो नाउन का होना जरूरी है। आखिरी में कितना भी आखिरी में रहे, 4 एडजेक्टिव लगे हों, 3 एडवर्ब लगे हों, उससे मतलब नहीं है, नाउन का होना मस्ट है आखिरी में। इस क्वेश्चन में नाउन है ही नहीं, तो ये गलत होगा। तो सबसे पहली चीज हमें ये क्लियर समझ आई कि अगर हम ए एन दी यूज करेंगे तो नाउन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्लियर कट समझ में आ गया आपको, तो कम से कम 20% रूल आपके खत्म हो गए इधर पे। अभी आएंगे ना तो आप तुरंत मेरी बातों को याद करते जाओगे। अरे सर इसको क्या याद करना, ये तो आपने बोल ही दिया था, ऐसा करना है। याद नहीं करना, रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो 6 बजे उठ के मतलब कितना पढ़ोगे, रटोगे, यहीं के ही आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। तो आपको ना एक बहुत बेसिक चीज ये पता चल गई है कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है। किसके पहले? नाउन के पहले। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और उन टाइप्स में नाउन के किस किस टाइप में आर्टिकल आता है, किस किस में ए एन आता है और किस किस में द आता है। तो हम दोनों को, ए एन मतलब इंडेफिनिट और द या दी को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन के टाइप्स देखेंगे और उनमें देखेंगे किसमें ए और एन आता है। तो अब द को छोड़ दो, आप द को साइड में रखो, केवल हम ए एन की बात कर रहे हैं। अगर आप ए और एन को उठाते हो तो नाउन में किस किस नाउन में ए और एन लगा सकते हो। सबसे पहली चीज तो ए और एन को ना आप एक या फिर कोई एक का सेंस देना। कई सारे बच्चे जो हैं वो ट्रांसलेट इजीली कर लेते हैं। जो भी बच्चा सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेता है उसको तो आर्टिकल वैसे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को अच्छे से ट्रांसलेशन आता है उसको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां पे एक या कोई एक का सेंस आएगा वहां पे वो ए एन लगा देगा, नहीं तो द लगा देगा। कई सारे बच्चों ने पूछा है सर जीरो आर्टिकल, ठीक है वो भी बता देना। अरे बेटा ये तो नाम है, ये कठिन नाम दे दिए आपको, जीरो आर्टिकल, ओमिटेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड आता है, मैं आपको बताता हूं, एक टॉपिक है आपको लगा बहुत कठिन है, ओमिट ऑफ आर्टिकल, ओमिट ऑफ आर्टिकल, ठीक है भाई, या फिर ओमिटेंस ऑफ आर्टिकल, इसमें ओमिटेंस डबल, ठीक है, ओमिटेंस ऑफ आर्टिकल। अरे बड़ा कठिन टॉपिक है भाई ओमिटेंस, ये क्या होता है? उन्होंने कहा अरे भैया बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है भाई। इनका कहने का मतलब क्या है, देखो ओमिट ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल का ओमिट, ये क्या होता है? आपने वॉमिट सुना है ना, वॉमिट, आपने वॉमिट सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। वॉमिट, वॉमिट मतलब होता है उल्टी करना। क्या करना? उल्टी करना, ठीक है भाई। कुछ भी खाया है, वॉमिट आया, तो जो खाया है वो बाहर निकल जाएगा। इसमें से वी हटा दो तो ये ओमिट हो गया। अब जाहिर सी बात है इसका मतलब भी होता है उल्टी करना, लेकिन वो वाली उल्टी नहीं, इसका मतलब होता है निकाल फेंक देना। ओमिट का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है भैया, ओके। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज एन ऑनेस्ट, सॉरी ही इज अ पुअर, ठीक है, ही इज अ पुअर, ओके, हो गया। अब सबसे पहली चीज ये सब्जेक्ट है, ये यहां पे वर्ब के बाद ये आर्टिकल है। अब ये चीज अगर आपको मान लो ये नहीं भी पता है कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो एक काम किया करो हमेशा, जब भी डाउट हो कि आपको एडजेक्टिव है या नाउन है, आप तो इसको ना बॉय के आगे जोड़ दिया करो। अगर फिट बैठ रहा है तो चल जाएगा। पुअर बॉय सुना सुना लग रहा है, पुअर बॉय, पुअर गर्ल, पुअर मैन, पुअर वुमेन, अरे ये तो हमें सुना सुना लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। और अगर एडजेक्टिव है तो जो ये आर्टिकल लगा है इसको हम ओमिट कर देंगे। ओमिट करने का मतलब निकाल फेंक देंगे, निकाल देंगे।
इसे बोलते हैं ओमिटेंस ऑफ आर्टिकल। जहां पे एक्स्ट्रा आर्टिकल लगा है उसको हम हटा देंगे। ओके, अब देखो तो अब ये ओमिटेंस, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। समझ गए? जीरो का मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कोई आर्टिकल नहीं आएगा मतलब अगर आर्टिकल है तो उसको निकाल फेंको। ठीक है, ओमिट का मतलब वोमिट। तो ये भी टॉपिक आएगा, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, वो तो कहने वाली बातें हैं। अब आते हैं हम, नाउन के आगे आर्टिकल लगता है और किस किस नाउन के आगे आर्टिकल लगता है, उसमें हम सबसे पहले ए और एन की चर्चा करेंगे। तो ए और एन किस नाउन के आगे आता है ये आपको क्लियर करना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जो जरूरी नहीं है वो नहीं लिखूंगा मैं इधर पे, ठीक है? ओके, जो जरूरी है केवल उन बातों की चर्चा करेंगे। नाउन के टाइप्स देखो आप, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक है भाई। अब प्रॉपर नाउन में हमेशा एक बात याद रखना, आर्टिकल का हिंदी में मतलब होता है, सॉरी, नाउन का हिंदी में मतलब होता है नाम। जैसे गुड का हिंदी में मतलब क्या होता है? अच्छा। बैड का हिंदी में मतलब क्या होता है? बुरा। तो डिक्शनरी में नाउन का हिंदी में मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। अब प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया प्रॉपर नाम। तो अगर किसी भी आदमी का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाम हुआ ना। तो अगर कोई प्रॉपर नाम है, जैसे आदित्य हो गया, ठीक है, महेश हो गया, और ये जो बच्चे कमेंट करते हैं अमित हो गया, रामदास हो गया, ये सारे नाम हैं, ये ओरिजिनल नाम है। ठीक है, ये ओरिजिनल नाम है, ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। मतलब ये प्रॉपर नाम है, किसी आदमी का नाम है ये। इनके आगे कभी भी ए या एन नहीं आएगा, क्योंकि इनके आगे कोई एक का सेंस वैसे ही नहीं आएगा। जैसे आपको बुलाना होगा ना कि भाई सुरेश को बुला दो, आप पूरी जिंदगी भर में सुबह से शाम तक कितने नाम लेते हो? मेरे को ये बताओ, कितने नाम लेते हो? बहुत सारे नाम लेते हो ना आप। नितिन, अपने दोस्तों के नाम लेते हो, अपने घर पे छोटे भाई को बुलाते हो, अपने गांव के पड़ोसी को बुलाते हो। अब पड़ोसी नरेश को बुलाना है, कोई एक नरेश आ जाओ, अरे वो रूठ जाएगा, समझ रहे हो? नरेश बोलना उसको। तो मेरे कहने का मतलब, सुबह से उठ के आप किसी का भी नाम लेते होगे तो कोई एक नरेश, आदित्य, महेश, सुरेश, सुमित बोलते होगे कि डायरेक्ट बोलते होगे आदित्य, महेश, अमित। तो प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी ए या एन माने एक या कोई एक का सेंस नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये चीज आपकी 91% केस में वैलिड है। अब ये चीज 1% केस में वैलिड नहीं है, जो है एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, और 3 से 4 मिनट में आप उसको दोबारा जिंदगी में ना भी पढ़ना तो नहीं भूलोगे, और रटना भी नहीं है। 1% क्या केस होता है? मतलब 99% तो ए एन नहीं आएगा। 1% क्या? 1% वही कि भाई ए एन हम कहां यूज करते? जब एक या कोई एक का सेंस हो। तो क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में किसी नाम के आगे कोई एक या एक यूज किया है? तो आप कहोगे हां सर यूज किया है। जैसे मान लो कि कोई बल्लू आए या बंटी आए। आप बचपन में जब भी छोटे वोटे रहते थे तो दरवाजा खटखटाया, आप गए, तो आपने कहा भैया, वो बोलते थे आपके पापा हैं क्या? तो आप बोलते थे नहीं है। तो वो जाते टाइम एक बात कहते थे, जब मोबाइल नहीं रहता था, उनको बोलना कि बंटी आए थे। ठीक है, अब जो आए थे उनको आप नहीं जानते हो अगर, तो आप पता है क्या कहोगे शाम को? पापा कोई एक बंटी आए थे। मतलब बंटी नाम का एक आदमी आया था। सिंपल सी बात ये है, समझ गए हो? जैसे अ बंटी केम टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए एक बंटी आया था। ठीक है, अ नितिन वॉन द लॉटरी, कोई एक नितिन नाम का है, मतलब कोई एक नितिन है, उसने लॉटरी जीती है। अपने गांव में बेचारा एक कोई भी नेम ले लो, अमित था, और वो आप में से किसी का जाहिर सी बात है अमित ना नाम हो, कोई एक अमित था बेचारा, ठीक है, अपने शिवपुरी का ही था एक अमित, उसको कोरोना हो गया।
आजकल ऐसे नहीं बोलते, अरे वो नरेश बेचारा, उसको एक था, एक नरेश उसको कोर। जब एक था का सेंस करेंगे तो मतलब मेरा ये है कि 99% आपको आर्टिकल नहीं लगाना है प्रॉपर नाउन के आगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो आप काट नहीं देना, आप उसका पूरा मतलब पढ़ लेना एक बार। तो अगर वहां पे एक या कोई एक का सेंस मिले तो उसको ना काटना नहीं, उसको गलत मत मानना। 1% ये इस केस में सही रहता है, समझ रहे हो। अब जैसे कई बार क्या होता है आपके यहां पे फोन आया, जैसे मान लो किसी का, ठीक है, ओके। अब उसका नाम जैसे मान लो कुछ भी है, अजय है मान लो, ठीक है, ओके। अब आपने फोन उठाया, उसने हेलो, आपने कहा हेलो, उन्होंने कहा हाँ भैया हम अजय बोल रहे हैं। तो आप ऐसे फोन करके, अरे कोई अजय है, कोई एक अजय का फोन आया है, जानते हो कोई, तो उस टाइम पे भी यूज करते हैं, एन अजय इज कॉलिंग। कोई अजय नाम का आदमी है, वो कॉल कर रहा है। तो एक या कोई एक के सेंस में प्रॉपर नाउन में केवल 1% केस में लगता है, वरना 99% केस में नहीं लगाना। मतलब आप दिन भर ना, ये आप सालों साल महीनों में एक आध बार ऐसा केस यूज करते हो, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये चीज गलत भी नहीं है, लेकिन मात्र 1%, 99% आपको नाम के आगे ए अंदा नहीं लगेगा। लेकिन दा तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, दा तो मैं बता दूंगा कहां पे लगा। लेकिन अगर धोखे से ए लग गया तो आप उसको गलत मत मानना, ठीक है। एक या कोई एक, हिंदी में मैंने इतनी बार बता दिया कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसको छोड़ दो, हमारे बेसिक रूल पे वापस आ जाओ। ये चीज थोड़ी डिस्टर्ब करनी थी हमें, उसने कर दिया। मेन चीज हमारी क्या है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा तो नहीं आएगा, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। सिंपल सी बात। आपके घर का जो कुत्ता है उसका नाम, ठीक है, टॉमी है, तो वो टॉमी प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। किसी भी आदमी, पेड़, वस्तु, घर, कभी कभी घर का नाम नहीं करते, राम विलास निवास, राम नरेश निवास। तो घर, जब भी आप किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक नाम दे दो, समझ गए हो, तब वो होता है प्रॉपर नाउन। और अगर आपको प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कॉमन नाउन समझ के आपको और क्लियर हो जाएगा। कॉमन नाउन का मतलब कॉमन नाम। अब कॉमन नाम का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं ये मार्कर कॉमन है, ठीक है, या फिर मेरा मोबाइल कॉमन है, तो हम 4 लोग मेरा मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो एक चीज को एक से अधिक लोग यूज करें उसको हम कॉमन बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं मैन, तो मैन को एक आदमी यूज करता है कि बहुत सारे। अब मैं भी मैन हूं, आप भी मैन हो। वुमेन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ठीक है, लॉयन, डॉग, काऊ, ऑक्स, समझ गए। एप्पल, तो एक ही एप्पल होगा कि और भी एप्पल होंगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसमें अंतर क्या है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मान लो मैन है, वुमेन है, तो ये नाम है ना, तो जैसे मेरा नाम आदित्य है, तो मैं मैन हूं, लेकिन ये एक मेरा प्रॉपर आइडेंटिटी है, मेरे आधार कार्ड पे लिखा होगा आदित्य या कुछ भी ऐसे, तो ये प्रॉपर नाम है। हर एक आदमी को एक नाम मिलेगा, हर एक औरत को नाम मिलेगा, हर एक लड़के को मिलेगा, एक लड़की को, वो प्रॉपर हो गए। लेकिन ये वर्ड कॉमन है, ये मेरे लिए भी यूज होंगे, आपके लिए भी यूज होंगे, गर्ल में इस लड़की के लिए भी होंगे, उस लड़की के लिए भी। अब जैसे कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। लॉयन है, अब लॉयन मैंने मान लो 4 शेर पाल रखे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने पार्क में, नेशनल पार्क में लोग पालते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, मतलब गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो मैंने 4 शेर पाल रखे हैं, एक का मैंने नाम रख दिया अल्फ्रेड, रॉबर्ट, ठीक है, और फलाना और ढिकाना। अब उन शेर जो वर्ड है वो कॉमन है, जैसे मैन और वुमेन कॉमन है ना, तो ऐसे लायन कॉमन है, लेकिन वो जो शेर का मैंने नाम रखा है वो फिर प्रॉपर में आ जाएगा। जैसे डॉग है, तो डॉग का नाम मैंने टॉमी रखा है, ठीक है, या फिर पीटर रखा है, ठीक है, वो आदत है ना हमारी, हम कुत्ते का नाम जो है ना
अंग्रेजों के नाम पे रखते हैं, और होना भी चाहिए। दो चीजें मुझे इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, एक तो कुत्ते का नाम हम अंग्रेजों के नाम से रखते हैं, और एक हमारे जो बैंड वाले हैं ना, वो भारत के जो गवर्नर थे ना, उनकी ड्रेस पहन के आते हैं बाजे बजाने। ये दो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब बोलते नहीं है उनके घर में कुत्ता है, तो उनके घर में कुत्ता है, कुत्ता बाहर भी घूम रहा है, कुत्ता कहीं पे, तो कुत्ता एक कॉमन नेम है। लेकिन उनके घर के कुत्ते का नाम अगर मान लो कुछ है, टॉमी है, पीटर है, तो वो नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। समझ गए? उसके आगे आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा, बस वो 99, मतलब इसको मान के रखो, ठीक है, 1% मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। गैया है तो गैया का कई लोग नाम रख देते हैं, रामबती, राम, ऐसा होता है गांव में। बैल का नाम रख देते हैं। तो जानवर का भी नाम रखोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन इसमें ये कॉमन नाउन है, मैन, वुमेन, ठीक है, हो गई। अब देखो भाई, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो, हमेशा एक बात याद रखना, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता है। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, जहां आता था मैंने समझा दिया 1%, अब उसको समझ के भूल जाओ। बाकी आपको हमेशा क्या याद रखना है, नाम के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको नाम एक आध बार मिल गया, बाई एक्सेप्शन, धोखे से केस आ गया, तो आप तैयार हो। एक नरेश आए थे, एक महेश आए थे, ओके। कॉमन नाउन के आगे ही आर्टिकल आता है एन, मतलब ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं आता। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता, ए और एन नहीं आता, आर्टिकल आता है कॉमन नाउन के आगे। आपने अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय, अ गर्ल, ऑक्स, काऊ, ठीक है, ये सब देखा होगा, ठीक है। अभी वापस लौट के आ जाएंगे इस पे। फिर होता है एक मटेरियल नाउन, फिर होता है एक मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल, जैसे मान लो मिल्क, वाटर, ठीक है, ये हो गया। गोल्ड, सोना, चांदी, ठीक है। इसके बाद एक होता है मटेरियल नाउन के बाद, मटेरियल के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज कभी दिखाई ना दे। जैसे मान लो ऑनेस्टी, ईमानदारी, रिचनेस, अमीरी, ठीक है। इन पे अभी दा के केस में वापस आएंगे। अब बस आप मेरे को एक बात बताओ, ए और एन आप कहां पे लगाओगे? जहां पे किसी भी चीज को काउंट कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जहां पे किसी चीज को आप काउंट कर सकते हो। अब मिल्क को, वाटर को, गोल्ड को, सिल्वर को, मतलब पानी को, दूध को, सोने को, इनको काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो इनके आगे कभी भी ए या एन नहीं आता है, ठीक है भैया, ओके। इनके आगे भी ए या एन नहीं आता है। सुनते जाना, मैं बता दूंगा कहां पे आता है, होगा तो एक्सेप्शन होगा कोई तो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ईमानदारी, ठीक है। कभी आपने सुना एक ईमानदारी? आपने सुना है कभी एक गरीबी? तो इनके आगे भी एक गरीबी, एक ईमानदारी, एक अमीरी, ये इनके आगे भी आर्टिकल नहीं आता है। तो आपने क्या समझ लिया कि ए और एन में ना एक बेसिक सी चीज है जिसके लिए आपको वैसे ही लॉजिक नहीं लगाना है। मैं क्या करूं, जिस चीज को आप नाप पाओ 1 2 3 4, उसमें तो आप नाउन लगाओगे, आर्टिकल ए एन, नहीं तो नहीं लगाओगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ईमानदारी, खुशी, गम, इसमें लगा नहीं सकते। मटेरियल में दूध, पानी और ये सब, इनमें लगा नहीं सकते। प्रॉपर नाउन में लगा नहीं सकते, मतलब केवल कॉमन नाउन में आर्टिकल आएगा, ठीक है भाई, कॉमन नाउन में केवल आर्टिकल आएगा। कई सारे लोग ये कहेंगे कि सर मटेरियल नाउन में आता तो है सर 1 बोतल पानी, 2 बोतल पानी, तो बस उनको काउंट कर सकते हैं ना, तो उसमें कोई लॉजिक थोड़ा, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, मेजरमेंट हो गई वो। वैसे नहीं कि आप बोलो कि मतलब मटेरियल के आगे नहीं आता है, ठीक है। अ पीस ऑफ, 1 जोड़ी मोजे, 2 जोड़ी मोजे, ठीक है। या फिर आप, मतलब मैं ये कह रहा हूं कुल मिला के आपको कि इनके आगे जनरली आर्टिकल नहीं आता है। अगर आएगा तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, बस आप सीधे इस पे आ जाओ। कॉमन नाउन में जो नेम है वो मोस्टली क्या है, काउंटेबल होते हैं। इसीलिए हमेशा कॉमन नाउन के आगे ना आर्टिकल ए या एन का उपयोग होता है, क्योंकि जब काउंटेबल होंगे तब तो एक की बात करोगे आप। जो चीज काउंटेबल ही नहीं है वहां पे आप ए और एन की क्या बात करोगे? समझ आ गई बात? तो आपको एक बात पता चल गई कि कॉमन नाउन के आगे आप ए या एन इजी लगा सकते हो। देखो, देख रहे हो ना इधर पे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक कलेक्टिव नाउन छोड़ दिया मैंने, जरूरी नहीं है, वो नाउन में पढ़ा दूंगा। अब यहां पे ना ये सब हटा के
ठीक है, ये सब हटा के आप यहां पे लगा दो द। अब आपको ये बात पता चल गई, ए और एक में केवल कॉमन नाउन में आता है, मटेरियल वगैरह में नहीं आता है। अब द पे आ जाओ। द को मैंने बोला था ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। जब तक आपको वो चीज स्पेसिफाई ना कर दी हो तब तक आप उसमें मतलब क्या कहते हैं उसको, आप द नहीं लगाओगे। ठीक है, देखो आज की क्लास के बाद ना कल और परसों की क्लास में क्या है ना, आपके सीधे रूल शुरू होंगे। तो जितना बेसिक कराना था लगभग मेरा हो गया बेसिक। अब जब रूल पढ़ोगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2 दिन जो है आपकी करीब 3 घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है, सैटरडे और संडे को। तो आपको ना मैं विश्वास दिला रहा हूं वो रूल नहीं रटने पड़ेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान करते जाओगे, आपके रूल में मतलब लॉजिक लगते जाएंगे। ठीक है, लगभग। अब जैसे फिर से दा की केस में बात करूं तो दा की केस में किस किस नाउन में आता है, तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन जो है ना उसमें नहीं आता है। प्रॉपर नाउन में कभी भी द आर्टिकल नहीं आता है, ना तो ए एन आर्टिकल आता है ना द आर्टिकल आता है। ये कब है? 90%, 99% केस में। ठीक है, 1% केस में द कहां पे प्रॉपर नाउन में आता है? देखो राम है ना, ठीक है, तो राम, द राम ऐसे आएगा एग्जाम में, द राम इन हिम। उसके अंदर जो राम थे ना वो जाग गए। ठीक है, इनवोक्ड मतलब जाग गए। द पुलिस, सॉरी, द भगत सिंह इन हिम, ठीक है, अराउज्ड, जाग गए। ठीक है, द गांधी, ठीक है, इन हिम किल्ड, थ्री नहीं मैनी रॉ टेररिस्ट, सॉरी रॉ एक्टिविस्ट, टेररिस्ट नहीं एक्टिविस्ट, इन क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान। देखो भाई कभी कभी क्या होता है ना, बोलते नहीं है कि उसके अंदर जो राम है ना उस वजह से वो आइडियल है, उसके अंदर एक राम का भाग है, तो बोलते हैं द राम इन हिम इनवोक्ड। ठीक है, या फिर इंस्पायर हिम टू बी आइडियल। अच्छा आदमी बनने के लिए जो उसके अंदर राम है वो उसको इंस्पायर करते हैं। द भगत सिंह इन हिम, ठीक है, मेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी। उसके अंदर भगत सिंह जो है ना, ठीक है, उन्होंने उसको इंस्पायर किया कि वो आर्मी में जाए। गांधी इन हिम किल्ड मैनी पीपल, सॉरी किल्ड मैनी रॉ एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान। हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, हमारे रॉ एजेंट्स जो है ना उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे एक पाकिस्तान में प्लांट में ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, वो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट था बेसिकली, ठीक है, खान रिसर्च लैब थी। तो हमारे यहाँ पे जो वो थे ना, क्या कहते हैं उनको, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वो ना गांधीवादी थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको पता लगा तो उन्होंने अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके कह दिया हमें सब पता है, ठीक है, कि आपके यहाँ पे खान रिसर्च लैब में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जैसे ही पाकिस्तान को पता चला तो मतलब गांधी जी का मतलब गांधी जी इन हिम। कभी कभी क्या होता है कि एकदम बहुत ज्यादा सच्चे और ईमानदार बनो तो नुकसान हो जाता है। तो उस चक्कर में हमारे रॉ का पूरा नेटवर्क मारा गया था पाकिस्तान में। किसी दिन बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो गांधी इन हिम, भगत सिंह इन हिम, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो कभी कभी बोलते हैं तो जैसे उस आदमी के लिए तब दा लग जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तब आप प्रॉपर नाउन में एक एक्सेप्शन केस में ये डाल के मैं शीट में समझा दूंगा। तो वही जैसे मैंने आपको एन बताया ना, कोई एक नरेश आए थे, कोई एक महेश ने लॉटरी जीत ली, ऐसे ही दा को आप प्रॉपर नाउन में केवल 1% में यूज करोगे कि उसके अंदर जो राम है वो उसे आइडियल बनाता है, उसके अंदर जो भगत सिंह है वो उसे ताकतवर बनाता है, उसके अंदर जो गांधी जी हैं वो उसे ईमानदार और सच्चा और विनम्र बनाते हैं। तो ऐसे बाकी 99% नहीं आएगा। बाकी 99 मतलब रेयर टू रेयर आपको जो 2 मैंने केस बताए हैं वो दिखेंगे, नहीं तो बाकी किसी में आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा। अब आते हैं भाई कॉमन नाउन में। तो ऑब्वियसली बात है कॉमन नाउन में ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कॉमन नाम, तो जैसे बॉय हो गया उसके आगे भी दा आ जाता है, और बॉयज हो गया उसके आगे भी दा आ जाता है।
क्योंकि दा कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं देखता। ये चीज बस आपको ध्यान देने की है, जो ए और एन में पॉसिबल नहीं है। ए और एन होगा ना तो वो बॉय के आगे जो भी आना होगा वो सिंगुलर के आगे आएगा। बॉयज, गर्ल्स, वुमेन, ठीक है, डॉक्टर्स, इनके आगे ए एन तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये प्लूरल है। ए एन का मतलब होता है एक। 20% तो एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन सही कर देता है। आपको ए एन लगाना है कि दा लगाना है, उसका सीधा सीधा लॉजिक है, सबसे पहले तो सिंगुलर प्लूरल देख लो भाई। अगर प्लूरल होगा तो दा आएगा, ए एन तो आ ही नहीं सकता। सिंगुलर होगा तब आपको ज्यादा देखना पड़ेगा कि ए लगाएं कि एन की दा। प्लूरल में तो आपको वैसे भी नहीं देखना बहुवचन में, क्योंकि ए एन तो लगा ही नहीं सकते। ए एन मतलब एक या कोई एक होता है, तो कॉमन नाउन के आगे आता है। फिर इसमें मटेरियल नाउन के भी आगे आ जाता है ये, और फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, क्योंकि दा क्या है ना, डेफिनेट है, ये काउंटिंग नहीं देखता। तो चाहे अनकाउंटेबल हो, जैसे मटेरियल में दूध हो गया, ठीक है, या फिर दही हो गया, द मिल्क इन द पॉट, ठीक है, द वाटर इन द बॉटल, ठीक है, इज वेरी प्रीशियस टू मी, एक ही बॉटल है मेरे पास। ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी, ठीक है, द ब्रेवनेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य या फिर भगत सिंह। तो इन दोनों के आगे तो दा केवल प्रॉपर नाउन को छोड़ के बाकी सब के आगे आता है। लेकिन ए और एन के केस में अगर आप बात करो तो कॉमन नाउन को छोड़ के किसी के साथ नहीं आता है। ठीक है, हो गई बात। अब मेन चीज बस आप एक देख लो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी तो सब चीजें हैं ही। एक चीज बस आपके लिए क्या जरूरी है कि आपकी बेसिक जो क्लास थी वो निपट गई। अब आपके आते हैं नियम, ठीक है। अब आप बताना, पहला नियम, ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है भैया, इनके आगे आर्टिकल में क्या आएगा? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, फोर्थ के बाद लास्ट, नेक्स्ट। अगर ये ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, अगर ये वर्ड कहीं पे दिए होंगे, जैसे फर्स्ट बॉय, इसके आगे क्या होगा? ए एन आएगा या फिर दा आएगा। सेकंड गर्ल इन रो, ठीक है, रो में दूसरी लड़की, ठीक है, ओके। लास्ट मैन, आखिरी आदमी, ठीक है। नेक्स्ट हाउस इन द कॉलोनी। इनके आगे ए एन आएगा कि दा आएगा? अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपको ये नियम ही याद करने की जरूरत नहीं है। रीजन, रीजन भैया ये है कि देखो, जैसे मान लो ये 10 आदमी खड़े हुए हैं लाइन से, मैं बना देता हूं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, मान लो इतने बना दिए। मैंने कहा पहले आदमी के बारे में बताओ, मैं कहूंगा पहला आदमी बताओ कौन है इसमें, तो आपको कोई डाउट होगा कि इनमें पहला आदमी कौन है? नहीं होगा ना। इन जैसे इतने आदमी हैं, इनमें पहला एक ही आदमी होगा कि कई सारे होंगे? एक होगा ना, तो दा लगा दो। अब बोला सेकंड, दूसरा आदमी बताओ, तो दूसरा, क्या ये दूसरा होगा? क्या ये दूसरा होगा? सारे को छोड़ के केवल एक ही तो दूसरा होगा, यही तो दूसरा होगा। तो जब एक ही है तो दा लगाओ भाई। बोला लास्ट आदमी के बारे में बताओ, तो लास्ट आदमी ले भाई, केवल ये है और कोई तो है नहीं। अब 10 लोग होते लास्ट में, फिर हम एक छांट रहे होते तो बात अलग होती, एक ही आदमी है, दा लगाओ। बोला अगला घर, तो अगला घर, एक घर के आगे अगला घर एक ही होगा कि उसके ऊपर 50 घर होंगे, मतलब इधर उधर कोने में ऐसे लटके हुए? नहीं, मेरे घर के आगे जो नेक्स्ट घर है वो एक ही होगा ना। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, इसमें एक ही चीज मिलती है हमेशा, दूसरी चीज ही नहीं होती। तो जब हमें कई सारी चीजों में से एक चीज छांटनी ही नहीं है तो ऑब्वियसली डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया, तो दा लगाएंगे। अब रूल थोड़े ना याद करना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसे लास्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ करोगे ना तो उसमें दा लगा देना। ये नियम हो गया आपका एक। दूसरा नियम सुन लो भाई। दूसरा नियम आपका ये कहता है, दूसरा नियम आपका ये कहता है कि भाई एडजेक्टिव जो है ना, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो हैं, ठीक है भैया, उनके आगे आर्टिकल दा आता है। अब मेरे से सुन लो क्यों आता है, ये भी कभी आपको याद नहीं करना है।
सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होते हैं? 3 डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है भैया। अब ये गुड माने अच्छा, तो केवल एक आदमी जो है उसकी क्वालिटी बताने के लिए हम गुड को यूज करेंगे कि ही इज अ गुड बॉय। बेटर हम कब यूज करेंगे? जब हम दो का कंपैरिजन बताएंगे, ये आदमी इससे ज्यादा अच्छा है, फिर ये आदमी इससे ज्यादा अच्छा है। बेस्ट हम कब यूज करेंगे? 40 आदमी हैं, उन 40 आदमियों में जो सबसे ज्यादा अच्छा आदमी होगा वो। जैसे आपकी क्लास है, तो आपकी क्लास में प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन एक बच्चे की आती होगी। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा हाइट एक बच्चे की होगी। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स एक बच्चे के आए होंगे। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा वेट एक बच्चे का होगा। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला एक ही बच्चा होगा। आपकी क्लास में, मतलब मेरे कहने का, सबसे कम हाइट का। तो ये चीज है कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा कोई चीज निकालेंगे तो एक बच्चे में ही तो निकलेगी। समझ रहे हो ना मेरे बात? सबसे लंबा आप कहोगे नहीं 100 सबसे लंबे लोग हैं 40 में से, नहीं, एक ही होता है। ठीक है, तो वही बात है कि मैं कहूं ही इज, ठीक है, बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब क्लास में, ठीक है, अब देखो, बेस्ट बॉय की बात करें क्लास में, तो बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। अब 40 लोगों में एक ही आदमी सबसे अच्छा होगा। लो भाई, अब मैं बोलूं फास्टेस्ट कार कौन दुनिया की कौन सी है, तो एक ही तो होगी, 10 थोड़े ना हो जाएंगी। फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, एक ही होगी। सबसे बड़ा माउंटेन एक ही होगा। सबसे लंबी नदी एक ही होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जो सबसे ज्यादा आगे की चीज है वो एक ही होगी, रैंक एक ही आएगी। आप एग्जाम दोगे तो उसमें पहले से लेके 600 लोग हैं तो 600 रैंक होंगी ना, किसी ना किसी आधार पर छांटा जाएगा। पहले ही रैंक का एक ही आदमी होगा। जेल प्रहरी की परीक्षा में टॉप एक ही आदमी करेगा कि 17 टॉप कर देंगे? 17 लोगों की पहली रैंक, ऐसा नहीं होता है। तो जब आप बहुत सारे लोगों में एक चूज करो, सुपरलेटिव डिग्री यूज करो, तो वैसे ही तो आएगा। उसमें रूल क्या याद करना, क्योंकि हमने डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया। तो काफी सारे रूल्स ऐसे आपके धीमे धीमे खत्म होते जाएंगे। कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। 2 लेक्चर बचे हुए हैं, 2-2.5 लेक्चर आर्टिकल के, खत्म करते हैं उसको। थैंक यू सो मच।